श्रोताओं, आइए सुनते हैं अनिल शर्मा का लिखा उर्दू रूपक हमारी विरासत डोगरा पहाड़ी लोक साज। लोक विरसा किसी भी खित्ते की एक ऐसी पहचान है जो मुख्तलिफ मजहब और धर्म के मानने वाले फ़िरक़े के लोगों की यकजहती का जीता जागता सबूत है, क्योंकि ये एक ऐसी राह हमवार करता है जिस पर साथ साथ चलकर सब फ़िरक़े और उनसे जुड़े लोग अपने शाना बशाना उस रिवायत को बिना किसी बनावट के बड़े ही खूबसूरत और मखसूस अंदाज से मुस्तकबिल के लिए संजोकर रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि विरासत में मिला तहजीब व तमद्दुन का ये संगम वक्त के शाना बशाना चलकर हर दौर और रहती दुनिया तक किसी ना किसी सूरत में हमारे सामने आता रहा है और आता रहेगा। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुनी रंगों में एक ऐसा रंग है जो सुरों से वाबस्ता है, और ये सुर कानों में ऐसा रस घोल देते हैं कि आदमी तो आदमी, चरिंदे और परिंदे भी मदहोशी के आलम में झूमने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू खित्ते के पहाड़ी लोक साजों के बारे में। जम्मू के पहाड़ी इलाकों की मौसीकी के साज जो खास तौर पर रिवायती अंदाज में अपनी खुशनुमा पहचान बनाए हुए हैं, उनमें नुमाया है बांसुरी, बीन, नगाड़ा, ढोल, इकतारा, सारंगी, कैंसियाँ और नरसिंगा। बेशक जम्मू इलाके के ये पहाड़ी साज मौसीकी की माला में एक साथ पिरोए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ फूलों की मानिंद ये साज अपनी एक अलग पहचान और एक अलग दिल को जज्बात की रो में बहा देने वाला जादू अपने आप में समेटे हुए हैं। नमस्ते प्रोफेसर साहब। नमस्ते, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और सुनाइए, रात कैसी गुजरी? आपके खिलाए लजीज खाने से होटल पहुंचते ही मुझे तो जोरों की नींद आ गई और मैं जल्दी सो गया। हाँ, मेरी बेगम साहिबा देर रात तक आपकी दी हुई लोक विरसे के बारे में लिखी गई किताबें पढ़ती रहीं, और ये बात इन्होंने मुझे सुबह बतलाई। ओह, आई सी। चाय लेंगे आप? अरे जी नहीं, शुक्रिया। दरअसल हम दोनों अभी अभी नाश्ता करके होटल से निकले हैं। प्रोफेसर साहब, कल रात यहाँ से जाने के बाद मैंने आपकी दी हुई किताबों में से एक किताब में कहीं पढ़ा कि डोगरा पहाड़ी लोकसाज भी यहाँ की रिवायत का एक बहुत ही मखसूस और अहम हिस्सा है। क्या इन पहाड़ी लोकसाजों का जम्मू खित्ते की सकाफत और तहजीब व तमद्दुन पर कोई असर नज़र आता है? इस बारे में आप हमें कुछ बतलाइए ना। जैसे कि समझा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी के बारे में अगर बात की जाए तो उसकी दो मखसूस शक्लें हमारे सामने आती हैं, जिसमें एक है साज और दूसरी है आवाज़। हम बात कर रहे हैं साज की, और अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा है तो यकीनन इस नुक्ता नज़र से फिर किसी इलाके का साज भी वहाँ के लोगों की रूह को बहुत हद तक मुतासिर करता होगा। यकीनन प्रोफेसर साहब, क्योंकि मौसीकी के बिना ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी दश्त में तन्हा और अकेला चल रहा हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस खित्ते के पहाड़ी साज जो नुमाया तौर पर अपनी एक खास और मखसूस पहचान रखते हैं, उनमें से जिस साज के बारे में मैं आपको पहले जानकारी दूंगा वो है बांसुरी।
अक्सर जम्मू के पहाड़ी इलाकों में इस साज की धुन को सुना जा सकता है। बांसुरी की आवाज किसी पर भी जादू करने का हुनर रखती है। पहाड़ों पे जमी बर्फ और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच साए साए करती ठंडी हवाएं अपने साथ इसकी मधुर आवाज को हर सू बिखेर कर एक मदहोशी का आलम तारी कर जाती है। करुणा, कहाँ खो गई तुम? बांसुरी की मीठी धुन को सुनकर मेरे पांव खुद ब खुद उस तरफ चले जा रहे हैं जहां से ये आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस लौट आती है और मेरे मन मंदिर को अपने जादू भरे आबशारों से सर से पांव तलक सराबोर कर देती है। हाँ करुणा, बांसुरी की धुन में यकीनन एक ऐसी कशिश, एक ऐसा मीठा दर्द है जिसे सुनने के बाद उसके एहसास की शिद्दत को महसूस किया जा सकता है, और ये एहसास दिल की गहराइयों से होता हुआ रूह की गहराइयों तक उतरता चला जाता है। मेरा दिल चाह रहा है देवांश कि बांसुरी की गूंजती इस धुन के साथ साथ मैं भी अब पहाड़ों के दामन से निकलकर कहीं और न जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए बस यहीं रह जाऊं। बांसुरी के सुरों को इस तरह कुदरत ने संवारा है, कभी जो दिल अपना था नहीं वो अब हमारा है। लगता है मिस्टर देवांश पहाड़ों के दामन में गूंजती बांसुरी की धुन में कहीं खो गए थे। आपने सच कहा प्रोफेसर साहब। बांसुरी की इस मीठी तान ने हरसू कुछ इस तरह का जादू बिखेरा है कि हम उसकी धुन के जाल में दूर तलक डूबते चले गए। आपने जो कहा उसका एक एक लफ्ज अपने आप में एक ऐसी हकीकत है जिसे दिल की गहराइयों से देखा भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। अरे आप क्या सोच रही हैं? लगता है आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहती। कुछ पूछना चाहती हो करुणा? जी हाँ प्रोफेसर साहब, क्या यहाँ के दूसरे रिवायती पहाड़ी लोकसाज भी इसी तरह से अपने आप में एक ऐसी ही कशिश रखते हैं जिस तरह बांसुरी की जादू भरी धुन में कशिश होती है? साज तो आखिर साज है, और वो चाहे किसी भी शक्ल सूरत में क्यों ना हो, अपने अंदर तो उन्हीं सात सुरों के जादू को समेटे हुए होता है जो किसी भी साज के अंदर होते हैं। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि इस सरजमीन के बाकी साज भी अपने सीने में उसी तरह से किसी न किसी जादू को अपने आप में छुपाए हुए हैं जिस तरह बांसुरी की धुन में कोई दिल फरेब जादू छुपा होता है। प्रोफेसर साहब, आपने इस खित्ते के एक और लोकसाज की बात की है जिसका नाम आपने बीन बतलाया। आप उसके बारे में कुछ तफसील में बतलाइए। जम्मू खित्ते के पहाड़ी साजों की फहरिस्त में साज बीन की भी अपनी एक खास पहचान है। बीन जम्मू के पहाड़ी इलाकों का एक और रिवायती साज है जो अपनी एक अलग पहचान रखता है। पहाड़ी इलाकों में इस साज का इस्तेमाल लोग शादी, ब्याह, नाच गाने और कई दूसरे खुशी के मौक़ों पर करते हैं। तो गोया इस साज का इस्तेमाल खास करके खुशी के मौके पर होता है। जी हाँ, इसकी धुन को आप शादी ब्याह के मौके पर ज्यादा सुन सकते हैं। इसके अलावा लोहड़ी के त्योहार पर भी ढोल और बीन की जुगलबंदी देखी जा सकती है। जी, शादी ब्याह के मौके पर इसके इस्तेमाल की बात तो समझ में आती है, लेकिन लोहड़ी के रोज बीन और ढोल की जुगलबंदी किस तरह और किस लिए की जाती है, इसके बारे में मेरे जहन में सवाल उठ रहा है। ओह, आई सी। जम्मू के शहरी इलाकों में सदियों से ये रवायत चलती आ रही है कि लोहड़ी के त्योहार पर लोग छज्जे निकालकर ढोल की थाप और बीन की मीठी धुन पर नाचते गाते उन घरों में जाते हैं जिन घरों में लड़के की नई नई शादी हुई हो, या फिर उन घरों में जहां किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो। साधु दो तो मेरे चल साधु का बाबे वाले रायनु
ये बात है। एक बात जो बीन साज को लेकर मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि साज का इस्तेमाल अमूमन खुशी के मौके पर ही होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस खित्ते के एक और पहाड़ी लोक साज की, जिसे नगाड़ा कहते हैं। नगाड़ा एक ऐसा पहाड़ी साज है जो सदियों से जम्मू व कश्मीर के हिंदू और बौद्ध इबादत गाहों में इस्तेमाल किया जाता है। इस साज का इस्तेमाल राजाओं महाराजाओं के ज़माने में भी रहा है। जहां एक तरफ जम्मू खित्ते की हिंदू और बौद्ध इबादत गाहों में इसका इस्तेमाल भगवान की पूजा के लिए होता था, तो दूसरी तरफ राजाओं महाराजाओं के दौर में इसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी शाही फरमान की मुनादी के लिए भी किया जाता था। इस साज की राजाओं महाराजाओं के ज़माने में बहुत अहमियत रही है, लेकिन राजाओं महाराजाओं का राजपाट खत्म हो जाने के बाद अब ये साज इस इलाके में कम ही देखने में आता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसकी थाप आज भी कई मंदिरों में भगवान की पूजा के वक्त गूंजती हुई ज़रूर सुनाई देती है। नगाड़ा साज की अहमियत उस दौर में भी रही है जिस दौर में पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग इस साज का इस्तेमाल कभी पहाड़ी जानवरों का शिकार करने के लिए या फिर खुशी के किसी मौके पर इकट्ठे होकर नाच गाने में भी किया करते थे। वैसे इस साज को और इसकी आवाज को हिंदू देवी देवताओं की झांकियों के साथ साथ डोगरा कुल देवी देवताओं की झांकियों और उनके स्थानों में भी देखा और सुना जा सकता है। नगाड़ा और उसकी आवाज दोनों ही ढोल की आवाज और ढोल की बनावट से मुख्तलिफ होते हैं। वो किस तरह से? एक तो नगाड़े का साइज अमूमन ढोल की बनिस्बत बड़ा होता है। दूसरा ये कि ढोल दोनों तरफ से बजाया जा सकता है, जबकि नगाड़ा एक ही तरफ से बजता है क्योंकि दूसरी तरफ से ये बंद होता है। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी शक्ल तबले से काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन साइज में ये उससे काफी बड़ा होता है। एग्जैक्टली, लेकिन इसकी आवाज ढोल और तबला दोनों से ही मुख्तलिफ होती है। ओह, आई सी। माफी चाहते हैं प्रोफेसर साहब कि हम दोनों वक्त पर नहीं पहुंच सके। दरअसल चौक में जाम इतना था कि कम से कम आधा घंटा हमें अपनी गाड़ी को चौक में ही रोकना पड़ा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। जम्मू खित्ते के पहाड़ी लोक साजों की कड़ी में कल हमारा सफर यहाँ के एक बहुत ही अहम और ख़ास साज नगाड़ा पर आकर रुक गया था। आज सबसे पहले जिस साज के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो है एक तारा। ये साज एक तारा इसलिए कहलाता है क्योंकि लकड़ी के बने इस साज की सिर्फ एक ही तार होती है और साजिंदे जब इसे अपनी मस्ती में बजाते हैं तो सुनने वाले इसकी सुरीली धुन के जादू से मदहोश होने लगते हैं। इसकी आवाज को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कानों में मिश्री घोल दी हो। प्रोफेसर साहब, इस साज का इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है? इस साज का इस्तेमाल हिंदू लोगों के कुल देवी देवताओं के स्थानों पर होता है। इसके अलावा गांव में जो मेले वगैरह लगते हैं वहां भी इस साज को देखा और उसकी धुन को सुना जा सकता है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल बार बार मेरे जहन में दस्तक दे रहा है। मेरा मतलब, क्या आज इस बदलते दौर में किसी खित्ते की सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और विरसे में मिली रिवायतों के रंग कहीं गुम तो नहीं हो रहे? इसमें कोई दो राय नहीं कि बदलते ज़माने और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन से हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आई है। उस लिहाज से हमारी तहजीब व तमद्दुन और विरसे में मिली सकाफत के रंग पर भी इसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ।
आपके कहने का मतलब ये हुआ कि आज भी जम्मू का लोक विरसा अपने आप में सकाफती, तहजीबो तमद्दुनी और रिवायती अंदाज की अपनी एक मखसूस पहचान दुनिया भर में बनाए हुए है। आपने एक और यहाँ के रिवायती साज की बात की थी जिसे शायद नरसिंगा कहते हैं। जी हाँ। पहाड़ी साज का इस्तेमाल पहाड़ी लोग शादी, ब्याह और नाच में नुमाया तौर पर किया करते हैं। ये साज अमूमन पीतल का बना हुआ होता है और इसे बजाने वाला साजिंदा एक खास किस्म की सलाहियत से ही इसे बजा पाता है। राजाओं महाराजाओं के दौर में भी ये साज बजाया जाता था। इसके अलावा आज भी इस साज का इस्तेमाल देहात की शादियों, रिवायती मेलों और हिंदू देवी देवताओं की झांकियों में देखने में आता है। जब डोगरा लोग अपने रिवायती डोगरा लिबास को पहने हुए इस साज को बजाते हुए नजर आते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बन जाता है। प्रोफेसर साहब, अब हम आपसे इस खित्ते के एक और पहाड़ी साज के बारे में जानना चाहते हैं जिसे सारंगी कहते हैं। कर्णो जी, सारंगी यहाँ की मौसीकी का एक और दिल फरेब रिवायती रंग है। पहाड़ी लोक साजों में एक और नुमाया नाम है। ये एक ऐसा साज है जिसकी मौसीकी चरिंदों और परिंदों को भी अपने रंग में रंग लेती है। इस साज में एक दर्द छुपा रहता है जो सुनने वाले को अपनी आगोश में कैद कर लेता है। ये साज लकड़ी और लोहे की तारों का बना हुआ होता है। इस साज को आमतौर पर जम्मू इलाके में माता की भेंट और कारक की गायकी में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे राजाओं महाराजाओं के जमाने में इसकी जादुई आवाज महलों में सजी महफिलों में भी देखी और सुनी जाती थी। क्या आज भी इस खित्ते में इस साज को देखा और इसकी धुनों को सुना जा सकता है प्रोफेसर साहब? अब ये साज देखने और सुनने में कम ही नजर आता है। हाँ, अगर कहीं गजल गायकी की महफिल सजी हो तो इस साज को देखा और सुना भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे कैंसियों की। कैंसियां साजों की बनी माला का वो हिस्सा है जिसे हिंदू मजहब के लोग अकीदत में इस्तेमाल करते हैं। ये साज एक छोटा सा साज है जिसके बराबर के दो गोल हिस्से होते हैं जो धागे की मजबूत डोरी से बंधे हुए होते हैं और अमूमन पीतल के बने हुए होते हैं। इस छोटे से साज के बगैर भजन कीर्तन में रस पैदा नहीं होता। कैलाश से चले शताये गोकुल नगरी आया हरी। कैलाश से चले शताये गोकुल नगरी आया हरी। आपका मतलब ये साज मंदिरों में आज भी देखा जा सकता है? बेशक, किसी भी मंदिर में बगैर इसके भजन कीर्तन में कुछ कमी सी महसूस होती है। ये छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा साज अपनी अहमियत आज भी उसी तरह बनाए हुए है जैसे आज से हजारों साल पहले इसकी अहमियत थी। प्रोफेसर साहब, अब हम ढोल के बारे में जानना चाहते हैं। ढोल भी यहाँ की रिवायत का हमेशा से ही एक बहुत ही खास साज रहा है।
ढोल इस खित्ते का एक ऐसा रिवायती साज है जिसका नाम कानों में पड़ते ही नाचने को दिल करता है। पांव अपने आप ही थिरकना शुरू हो जाते हैं। देहात की शादियों में अक्सर इसकी थाप सुनाई देती है। वैसे हाल के मौजूदा दौर में ढोल का इस्तेमाल जितना देहाती इलाकों में होता है उतना ही यहाँ के शहरी इलाकों में भी होता है। शायद ही कोई ऐसा पहाड़ी नाच या फिर खुशी का मौका होगा जब ढोल अपनी आवाज से एक समा ना बांध देता हो। ढोल की आवाज यहाँ के पीरों, फकीरों और कुल देवी देवताओं के स्थानों में भी अक्सर सुनने में आती है। तुम्हारे पांव क्यों हिल रहे हैं देवांश? क्या दूर से आती ढोल की गूंजती आवाज नहीं सुनाई दे रही? हाँ, कहीं दूर से हल्की हल्की सी आवाज तो आ रही है। तो बस ये उसी आवाज का जादू है। मिसेस करुणा, क्या आपने अपने पांव की तरफ देखा? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। लेकिन मैं इनका इशारा समझ गया हूँ। इनके कहने का मतलब ये है करुणा कि तुम्हारे पांव भी तो ढोल की थाप पर आहिस्ता आहिस्ता थिरक रहे हैं। रियली? अरे हाँ, वाकई। आप सुन रहे थे अनिल शर्मा का लिखा उर्दू रूपक हमारी विरासत डोगरा पहाड़ी लोक साज। प्रस्तुतकर्ता शिव मोहन शर्मा।